हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बाय बैक योर टाइम बाय डैन मार्टेल बुक के बारे में। रोहित की जिंदगी बस परेशानियों से भरी हुई थी। हर दिन एक नई मुश्किल का सामना करता, लेकिन एक भी रास्ता ऐसा नहीं दिखता था जिससे वो अपनी परेशानियों से बाहर निकल सके। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने एक छोटी सी नौकरी कर ली थी, लेकिन काम में मन नहीं लगता था। सारा दिन बस छोटे छोटे काम करता रहता, जिन्हें वो बेकार समझता था, लेकिन जरूरत थी क्योंकि इससे उसका खर्चा चलता था। हर रात उसे लगता कि वो बस जीने के लिए काम कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए नहीं। ऐसे ही एक दिन रोहित की मुलाकात एक अनजान शख्स से हुई। वो किसी कैफे में बैठा था अपनी कॉफी के साथ, जब उसने देखा कि सामने की टेबल पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा किताब पढ़ रहा है। रोहित ने किताब की ओर देखा, बाय बैक योर टाइम। उस व्यक्ति ने रोहित की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम कुछ पूछना चाहते हो? उसने शांति से कहा। रोहित को समझ नहीं आया कि कैसे, लेकिन उसने अपनी सारी परेशानियां उस आदमी के सामने खोल दी। वो व्यक्ति समझदार लग रहा था। उसने रोहित को बड़े ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हो जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे और तुम स्टक फील कर रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अपने वक्त को रिक्लेम करना कितना जरूरी है? रोहित को बात समझ नहीं आई। वक्त कैसे रिक्लेम कर सकता हूं? मेरे पास समय की कमी है, काम बहुत है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए किताब से एक कॉन्सेप्ट बताया। यह किताब बायबैक प्रिंसिपल के बारे में है। मतलब, जब तुम अपनी लाइफ में ऐसे काम कर रहे हो जो कम वैल्यू वाले हैं और तुम्हें ग्रोथ नहीं दे रहे, तो उन्हें किसी और को डेलीगेट करना चाहिए, ताकि तुम अपना समय उन चीजों में लगा सको जो सच में तुम्हारे लिए मायने रखती हैं और तुम्हारी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। रोहित थोड़ा उलझ गया। लेकिन मैं कैसे किसी और को अपने काम डेलीगेट कर सकता हूं? मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है और मेरा काम तो ऐसा है कि करना ही पड़ेगा। वो व्यक्ति समझाता रहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हर काम तुम ही कर सकते हो और इस माइंडसेट की वजह से तुम थकान और स्ट्रेस में जी रहे हो। असली बात यह है कि तुम जो छोटे काम कर रहे हो वो तुम्हें ज्यादा आगे नहीं ले जाएंगे। अगर तुम किसी और को वो काम करवा सको तो तुम्हारा ध्यान उन कामों पर होगा जो तुम्हें खुशी और ग्रोथ देंगे। रोहित ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन मैं कैसे पता करूं कि कौन से काम मेरे लिए वैल्यूएबल हैं और कौन से नहीं? वो आदमी फिर मुस्कुराया। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी डे टू डे एक्टिविटीज का एक लिस्ट बनाओ। फिर देखो कि कौन से ऐसे काम हैं जो तुम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी जिंदगी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इन्हें किसी और को देने की कोशिश करो, और जो काम तुम्हें इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, उन्हीं पर फोकस करो। ये तुम्हारा टाइम बाय बैक करने का प्रोसेस है। रोहित को अब थोड़ा समझ आ रहा था। उसने सोचा, लेकिन क्या ये सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए है? मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं तो बस नौकरी कर रहा हूं। वो व्यक्ति गंभीर होकर बोला, ये प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये लाइफ के लिए है। तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस और हैप्पीनेस तभी आएगी जब तुम खुद को ऐसी चीजों से दूर रखोगे जो तुम्हें लो वैल्यू एक्टिविटीज में फंसा के रखती हैं। तुम चाहे नौकरी कर रहे हो, एक एंटरप्रेन्योर हो या कुछ और, तुम्हें अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीखना होगा। रोहित को महसूस हुआ कि वो अपनी जिंदगी में कितना वक्त ऐसे कामों में बर्बाद कर रहा था जो उसे सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे थे। शायद मुझे सीरियसली सोचना चाहिए कि मैं अपना वक्त कैसे खर्च कर रहा हूं, उसने खुद से कहा। वो आदमी उसे देखकर बोला, जब तुम ये समझ जाओगे कि किस तरह अपने टाइम को रिवैल्यू करना है, तब तुम धीरे धीरे उन कामों से छुटकारा पाओगे जो तुम्हें बेकार की थकान दे रहे हैं। और जब तुम सही कामों पर फोकस करोगे, तब तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही बदलाव आएगा। रोहित ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि उसकी परेशानी सिर्फ काम की नहीं थी, बल्कि उसके टाइम और प्रायोरिटीज को लेकर भी थी। अब वो सोचने लगा कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। उसकी जर्नी अभी शुरू हुई थी और उसे समझ आ गया था कि आगे के रास्ते में सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही माइंडसेट भी जरूरी है। वो व्यक्ति चला गया, लेकिन रोहित के दिमाग में उसकी बातें घूमने लगीं। उसने ठान लिया था कि अब वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को रिक्लेम करेगा, जैसे उसने सीखा था बायबैक प्रिंसिपल के जरिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रोहित की जर्नी अभी शुरू हुई थी। कुछ दिनों के बाद रोहित फिर से उसी कैफे में बैठा था।
उसके दिमाग में अभी भी उस व्यक्ति की बातें घूम रही थीं। उसने थोड़े बदलाव तो किए थे, जैसे कुछ कामों को दूसरों को सौंपना, लेकिन अब भी उसे लग रहा था कि वो पूरी तरह से फंसा हुआ है। तभी अचानक वही व्यक्ति फिर से कैफे में आया। उसकी नज़र रोहित पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए उसकी टेबल पर आकर बैठ गया। कैसे हो? उसने पूछा। रोहित ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन अब भी काफी परेशान हूं। मुझे लगता है कि मैंने कुछ छोटे कामों को छोड़ दिया है, पर फिर भी मेरे पास समय नहीं बचता। वो व्यक्ति समझ गया कि रोहित अब भी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने अपनी किताब से एक और कॉन्सेप्ट निकालने का मन बनाया और कहा, तुमने पहला कदम तो बढ़ा लिया है, लेकिन अब तुम्हें अपने समय का सही ऑडिट करना पड़ेगा। तुमने अपना वक्त कैसे खर्च किया, इसका सही हिसाब रखना बेहद जरूरी है। रोहित ने आश्चर्य से पूछा, टाइम ऑडिट? वो क्या होता है? वो व्यक्ति फिर से मुस्कुराया और बोला, टाइम ऑडिट मतलब अपने पूरे दिन का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड बनाना। ये जानना कि तुम अपना वक्त किस काम में बिता रहे हो और कौन से काम तुम्हारे लिए वाकई में फायदेमंद है। कई बार हम दिन भर छोटे छोटे कामों में फंसे रहते हैं जिनका कोई रियल वैल्यू नहीं होता। उन्हें टाइम असैसिन्स कहते हैं। ये वो काम हैं जो हमारा समय खा जाते हैं लेकिन हमें कुछ रिटर्न नहीं देते। रोहित थोड़ा सोचने लगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं पूरे दिन अपने हर काम को लिखूं? एग्जैक्टली, वो व्यक्ति बोला, तुम्हें अपने हर दिन का एक डिटेल्ड ऑडिट करना होगा। हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को नोट करो। कितना वक्त तुम किस काम में बिता रहे हो, चाहे वो ईमेल्स पढ़ना हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या फिर किसी बेकार की मीटिंग में फंस जाना। रोहित ने सिर हिलाया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर इसे लिखने का क्या फायदा? वो व्यक्ति गंभीर हो गया। तुम्हें शायद अभी यह समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम अपने दिन का ऑडिट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने सारे ऐसे काम कर रहे हो जो तुम्हारे लिए यूजलेस हैं। जब तुम उन्हें लिख कर देखोगे तो उन्हें इग्नोर नहीं कर पाओगे और तभी तुम उन्हें एलिमिनेट या डेलीगेट करने का सही निर्णय ले पाओगे। रोहित ने सोचा, यह तो आसान लग रहा है, बस हर एक्टिविटी को नोट करना और फिर देखना कि क्या मेरे लिए वैल्यूएबल है और क्या नहीं। वो व्यक्ति बोला, लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब तुम रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन से काम तुम्हारे लिए टाइम असैसिन्स हैं। ये वो काम हैं जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन दिन के अंत में तुम्हारा काफी समय खा जाते हैं। जैसे बिना किसी वजह के बार बार ईमेल चेक करना, हर छोटे इशू के लिए मीटिंग अटेंड करना या फिर खुद को बार बार डिस्ट्रैक्शंस में खो देना। ये सब तुम्हारे टाइम को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। रोहित को एहसास हुआ कि उसके दिन का बहुत सारा वक्त ऐसे ही बेकार के कामों में चला जाता है। उसने कई बार अपने फोन पर सिर्फ 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया चेक करना शुरू किया और फिर घंटे भर के बाद होश आता कि वो कितना समय बर्बाद कर चुका है। अब उसे समझ में आ रहा था कि इन टाइम असैसिन्स को पहचानना क्यों जरूरी है। वो व्यक्ति फिर से बोला, जब तुम इन टाइम असैसिन्स को आइडेंटिफाई कर लोगे तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। या तो तुम उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट कर दो या फिर उन्हें किसी और को डेलीगेट कर दो। लेकिन मैं कैसे डिसाइड करूं कि किसे एलिमिनेट करना है और किसे डेलीगेट? रोहित ने उलझन में पूछा। यह सिंपल है, वो व्यक्ति बोला, जो काम तुम्हें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे उन्हें एलिमिनेट करो और जो काम जरूरी हैं लेकिन तुम्हें डायरेक्टली ग्रोथ नहीं दे रहे उन्हें डेलीगेट कर दो। रोहित ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर काम खुद ही कर सकता हूं। क्या यह गलत है? वो व्यक्ति हंस पड़ा। देखो, ये ह्यूमन नेचर है कि हम सोचते हैं कि हर काम हम ही सबसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन असल में जब तुम छोटे छोटे काम खुद करोगे तो तुम बड़े कामों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए तुम्हें खुद को टाइम ऑडिटर बनाना होगा। अपने वक्त को समझदारी से खर्च करना सीखो और देखो कि किस काम को करना तुम्हारे लिए सही है। रोहित अब और भी ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा, तो मुझे हर दिन अपना टाइम ऑडिट करना होगा और देखना होगा कि मैं अपना वक्त कहां बर्बाद कर रहा हूं। वो व्यक्ति बोला, बिल्कुल सही। जब तुम एक प्रॉपर टाइम ऑडिट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन से काम तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। और जब तुम ये समझ जाओगे
तब तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकोगे। रोहित को अब समझ में आ रहा था कि क्यों उसका वक्त हमेशा कम होता था। उसे एहसास हुआ कि उसकी ज्यादातर एनर्जी बेकार के कामों में चली जाती थी। अब उसे पता था कि उसे अपने वक्त को कैसे संभालना है और सही डिसीजंस कैसे लेने हैं। वो व्यक्ति उठने लगा। अब तुम्हारा अगला स्टेप है कि तुम अपने दिन का प्रॉपर टाइम ऑडिट करो और अपने टाइम असैसिन्स को पहचानो। जब तुम ये कर लोगे तब तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। याद रखना, सही डिसीजंस तभी लिए जा सकते हैं जब तुम अपने वक्त को अच्छे से जानोगे। रोहित ने उसे जाते हुए देखा और सोचा कि उसे अब पूरी ईमानदारी से अपने दिन का ऑडिट करना होगा। उसने अपने फोन में नोट्स बनाना शुरू किया और अगले कुछ दिनों तक हर काम को नोट किया। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसके दिन का बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में जा रहा था जो उसकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहे थे। अब रोहित को समझ आ गया था कि उसे कौन से काम एलिमिनेट करने हैं और कौन से डेलीगेट। वो अपनी जिंदगी को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए तैयार था और ये जर्नी अभी लंबी थी। अभी और भी सीखना बाकी था और वो तैयार था। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और रोहित अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। उसने अपने दिन का टाइम ऑडिट किया था, टाइम असैसिन्स को पहचान लिया था और कई कामों को एलिमिनेट या डेलीगेट कर दिया था। हालांकि उसे अभी भी लग रहा था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल नहीं पाई है। वो जानता था कि और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक दिन फिर से वही व्यक्ति उसे उसी कैफे में मिला। इस बार रोहित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसने कुछ हद तक अपने वक्त पर काबू पा लिया था। जैसे ही वो व्यक्ति उसके पास आकर बैठा, रोहित ने तुरंत कहा, मैंने टाइम ऑडिट किया और काफी कुछ डेलीगेट कर दिया है। अब मेरे पास थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन मैं अब भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि उस वक्त को कैसे इस्तेमाल करूं। वो व्यक्ति फिर से मुस्कुराया और कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि तुमने पहले 2 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। अब बारी है तीसरे और सबसे जरूरी स्टेप की। इसे बायबैक लूप कहते हैं। रोहित थोड़ा उलझन में था। बायबैक लूप? हाँ, उस व्यक्ति ने समझाते हुए कहा, बायबैक लूप का मतलब है कि तुम अपने समय को ऑडिट करते हो, फिर लो वैल्यू टास्क्स को दूसरों को ट्रांसफर करते हो और जो वक्त बचता है उसे हाई वैल्यू एक्टिविटीज से फिल करते हो। ये एक साइकिल है जो बार बार रिपीट होती है और हर बार तुम्हें अधिक प्रोडक्टिव बनाती है। रोहित ध्यान से सुनने लगा। उसने धीरे धीरे कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी सिर्फ पहला स्टेप ही पूरा किया है, ऑडिट? बिल्कुल सही, वो व्यक्ति बोला। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो वक्त तुमने फ्री किया है उसे कैसे इस्तेमाल करना है। ऑडिट करना जरूरी है, क्योंकि उससे तुम्हें पता चलता है कि तुम अपना वक्त कहां बर्बाद कर रहे हो। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब तुम उस वक्त को सही ढंग से भरते हो। रोहित थोड़ा और सोचने लगा। तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? वो व्यक्ति समझाने लगा, तुम्हें जो वक्त अब मिला है उसे लो वैल्यू टास्क से बचा लिया है। अब उसे सिर्फ बेकार बैठकर बर्बाद मत करो, उसे हाई वैल्यू टास्क से फिल करो। मतलब ऐसे काम जो तुम्हारे पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को सपोर्ट करें और तुम्हें सेटिस्फैक्शन दें। हाई वैल्यू टास्क्स? रोहित ने सवाल किया। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाई वैल्यू टास्क्स वो होते हैं जो तुम्हें ग्रोथ के रास्ते पर ले जाते हैं। चाहे वो किसी नए स्किल को सीखना हो, अपने बिजनेस को स्केल करना हो या फिर अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करना हो, तुम्हें अपने टाइम को वैल्यूएबल कामों में इन्वेस्ट करना चाहिए। रोहित ने सोचा, लेकिन मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन से टास्क्स मेरे लिए हाई वैल्यू हैं? वो व्यक्ति गंभीर हो गया और बोला, यह तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारे गोल्स क्या हैं? क्या तुम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या तुम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो? जो भी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे ही तुम्हारे हाई वैल्यू टास्क्स में बदलना है। लेकिन याद रखना, तुम्हें वही काम करने चाहिए जिनसे तुम्हें खुद सेटिस्फैक्शन मिले और जो तुम्हारे बड़े गोल्स को अचीव करने में मदद करें। रोहित ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे पास इतने सारे गोल्स हैं कि मैं कभी समझ नहीं पाता कि किस पर फोकस करूं। वो व्यक्ति हंस पड़ा। यही तो चैलेंज है। इसलिए तुम पहले छोटे छोटे गोल्स पर काम करो जिन्हें तुम जल्दी अचीव कर सको। जब तुम छोटे गोल्स को पूरा करने लगोगे तो बड़े गोल्स अपने आप अचीवेबल लगने लगेंगे। ये एक लूप की तरह है। तुम बार बार ऑडिट करोगे, ट्रांसफर करोगे और फिर फिल करोगे। हर बार तुम थोड़े और प्रोडक्टिव हो जाओगे। रोहित ने एक गहरी सांस ली।
उसे अब समझ में आ रहा था कि उसे अपने वक्त को सही कामों में लगाना है। उसने पूछा, तो मुझे पहले से क्या करना होगा? वो व्यक्ति बोला, सबसे पहले तुम्हें फिर से एक ऑडिट करना होगा, लेकिन इस बार हाई वैल्यू और लो वैल्यू टास्क्स को ध्यान में रखते हुए। फिर देखो कि कौन से काम तुम्हारे लिए वैल्यूएबल नहीं है और उन्हें ट्रांसफर कर दो। और जो वक्त तुम्हें मिल रहा है उसे ऐसे कामों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारे गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। रोहित को यह प्रोसेस समझ आ रहा था, लेकिन उसे अब भी थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन अगर मैं गलत डिसीजन ले लूं और अपना वक्त गलत कामों में इन्वेस्ट कर दूं? वो व्यक्ति समझदारी से बोला, कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचोगे और अपने गोल्स को ध्यान में रखोगे तो तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा होंगे। और अगर तुम गलत डिसीजन भी लेते हो तो तुम्हारे पास हमेशा टाइम ऑडिट का प्रोसेस होगा, जिससे तुम अपने मिस्टेक्स को सुधार सकते हो। यही तो ब्यूटी है इस लूप की। ये बार बार रिपीट होती है, जिससे तुम धीरे धीरे बेहतर होते जाते हो। रोहित अब थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसे अपने वक्त को ज्यादा सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। उसने सोचा, अब मुझे अपने दिन का और भी डिटेल्ड ऑडिट करना होगा, ताकि मैं समझ सकूं कि कौन से काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। वो व्यक्ति उठने लगा, लेकिन इस बार जाते हुए उसने रोहित से कहा, याद रखना, यह सिर्फ एक बार का प्रोसेस नहीं है। तुम्हें बार बार ऑडिट करना होगा, बार बार ट्रांसफर करना होगा और फिर अपना वक्त हाई वैल्यू टास्क से फिल करना होगा। यही बायबैक लूप है। और अगर तुम इसे सही तरीके से फॉलो करोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन दोनों ही बढ़ेंगे। रोहित ने उसे जाते हुए देखा और मन में ठान लिया कि वो इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने फिर से अपने दिन का ऑडिट करना शुरू किया, लेकिन इस बार वो सिर्फ लो वैल्यू टास्क्स पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब उसने अपने दिन के हर हिस्से को एनालाइज किया और देखा कि कौन से काम उसके बड़े गोल्स के साथ अलाइन कर रहे हैं और कौन से नहीं। धीरे धीरे उसने उन कामों को दूसरों को सौंपना शुरू किया जो उसके लिए जरूरी नहीं थे। फिर उसने अपने फ्री टाइम को हाई वैल्यू एक्टिविटीज से भरना शुरू किया, जैसे नए स्किल्स सीखना, अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना और अपने पीरियडल गोल्स पर काम करना। और हर बार जब उसे लगा कि वो फिर से फंस रहा है तो उसने एक नया ऑडिट किया, नए टास्क्स ट्रांसफर किए और अपने दिन को फिर से ऑर्गेनाइज किया। अब रोहित को समझ आ चुका था कि सक्सेस का रास्ता सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। और बायबैक लूप ने उसे वो तरीका सिखा दिया था जिससे वो अपने समय को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। उसकी जिंदगी अब सही दिशा में चल पड़ी थी, लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। रोहित ने धीरे धीरे बायबैक लूप की प्रक्रिया को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। उसने टाइम ऑडिट किया, लो वैल्यू टास्क्स को डेलीगेट किया और अपने बचे हुए समय को हाई वैल्यू एक्टिविटीज से भर दिया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड महसूस कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ अब भी मिसिंग है। वो अब भी पूरी तरह से अपने कामों में संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। एक दिन फिर से वही व्यक्ति उसे उसी कैफे में मिला। इस बार रोहित के चेहरे पर सवालों की एक लंबी लिस्ट थी। जैसे ही वो व्यक्ति सामने आया, रोहित ने बिना देरी किए पूछा, मैंने बायबैक लूप को सही तरह से फॉलो किया, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि मैं उतना इम्पैक्ट नहीं बना पा रहा हूं जितना मैं कर सकता हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अब भी मिसिंग है? वो व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक गहरी समझ झलक रही थी। उसने कहा, तुमने ऑडिट किया, ट्रांसफर किया और फिल किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज जो अभी भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है वो है हाई वैल्यू एक्टिविटीज की प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन? रोहित ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। वो व्यक्ति फिर से मुस्कुराया और बोला, हाँ, केवल हाई वैल्यू एक्टिविटीज करना काफी नहीं है, तुम्हें उन्हें सही तरह से प्रायोरिटाइज करना होगा। हाई वैल्यू एक्टिविटीज वो होती हैं जो तुम्हारी ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें सही समय और ऊर्जा नहीं देते तो वो भी उसी तरह कम असरदार हो जाती है जैसे लो वैल्यू टास्क्स। रोहित ने सिर हिलाया और थोड़ा सोचने लगा। तो इसका मतलब है कि मुझे जो भी हाई वैल्यू टास्क्स मिल रहे हैं उनमें भी कुछ ऐसे होंगे जिन्हें ज्यादा महत्व देना होगा। बिल्कुल, उस व्यक्ति ने कहा। मटेल इस बात पर जोर देते हैं कि हाई वैल्यू एक्टिविटीज वो होती हैं जो तुम्हारे बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हर हाई वैल्यू एक्टिविटी एक समान नहीं होती।
तुम्हें देखना होगा कि कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं और उन्हें अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं? रोहित ने उलझन से पूछा। वो व्यक्ति गहरी सांस लेते हुए समझाने लगा, देखो, तुम्हारे हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ में 2 कैटेगरीज होंगी। पहली, वो एक्टिविटीज़ जो तुम्हारे बिजनेस या करियर में ग्रोथ लेकर आती हैं। दूसरी, वो एक्टिविटीज़ जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में फुलफिलमेंट देती हैं। दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन हर समय तुम्हें नहीं पता चलता कि किसे पहले करना है। इसलिए तुम्हें पहले ये पहचानना होगा कि तुम्हारे करंट गोल्स क्या हैं। तुम्हारे बिजनेस में किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? तुम्हें कौन से पर्सनल गोल्स सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं? इन क्वेश्चंस का आंसर ही तुम्हें ये बताएगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। रोहित थोड़ी देर सोचता रहा। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने बस सरफेस लेवल पर बायबैक लूप को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन अभी भी उसकी टास्क्स की प्रायोरिटाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया था। उसने धीरे धीरे पूछा, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने करंट गोल्स को फिर से इवैल्यूएट करना होगा और उन्हें सही तरीके से अलाइन करना होगा? हाँ, वो व्यक्ति बोला। हर दिन की शुरुआत में अपने दिन के गोल्स पर ध्यान दो। सबसे पहले ये देखो कि आज तुम कौन से काम कर सकते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा ग्रोथ और फुलफिलमेंट देंगे। अगर तुम्हारे पास 10 हाई वैल्यू टास्क्स हैं, तो उनमें से वो चुनो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। यही वो चीज़ है जो तुम्हें रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाहर निकालकर रियल इम्पैक्ट बनाने में मदद करेगी। रोहित ने इस बारे में गहराई से सोचा। अब तक उसने बस अपने कामों को ऑर्गेनाइज्ड किया था, लेकिन उसने कभी यह ध्यान नहीं दिया था कि कौन से काम उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन और सक्सेस दे रहे हैं। उसने पूछा, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कई बार तो ऐसा लगता है कि सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें एक तरीका अपनाना होगा जिसे आइजनहावर मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स में तुम अपने कामों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो: अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट, अर्जेंट लेकिन नॉन इम्पॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट। जो काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें सबसे पहले करना चाहिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट टास्क्स पर ध्यान दो। यही वो चीज़ है जो तुम्हारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और हैप्पीनेस को सुनिश्चित करेगी। रोहित के लिए ये नई जानकारी थी। उसने सोचा कि उसे हमेशा लगता था कि अर्जेंट काम ही सबसे ज़रूरी होते हैं, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि लॉन्ग टर्म क्वेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट कामों पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, चाहे वो अर्जेंट ना भी हों। वो व्यक्ति समझाने लगा, अर्जेंट काम बस इमीडिएट अटेंशन मांगते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करें। तुम्हें ऐसे कामों को पहले चुनना होगा जो तुम्हारे बड़े गोल्स से जुड़ें, चाहे वो नया स्किल सीखना हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना हो, या फिर अपने बिजनेस को नई दिशा में ले जाना हो। ये सब हाई वैल्यू टास्क्स हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें सही समय और प्रायोरिटी नहीं दोगे तो उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। रोहित ने गंभीरता से सुना और फिर पूछा, तो मुझे हर दिन अपने हाई वैल्यू टास्क्स की प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए और उन्हें सबसे पहले करना चाहिए? बिल्कुल सही, वो व्यक्ति बोला। हर सुबह यह तय करो कि आज का सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल काम क्या है और उसे पहले पूरा करो। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और तुम्हें सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। अगर तुम हर दिन सिर्फ एक हाई इम्पैक्ट टास्क भी पूरा कर लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ेगा। रोहित अब पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसे सिर्फ कामों को ऑर्गेनाइज करने से ही नहीं, बल्कि सही कामों को सही समय पर प्रायोरिटाइज करने से ही असली ग्रोथ और फुलफिलमेंट मिलेगी। उसने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया और अपने मन में ठान लिया कि अब वो अपने दिन की शुरुआत हाई वैल्यू टास्क्स को प्रायोरिटाइज करके करेगा। अगले दिन सुबह सुबह रोहित ने अपने नोटबुक में एक बार फिर से अपने गोल्स लिखे। उसने सोचा कि आज उसे कौन से काम सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ देंगे। उसने अपने कामों की लिस्ट बनाई और आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें प्रायोरिटाइज किया। फिर उसने सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल काम से शुरुआत की, अपनी नई बिजनेस स्ट्रैटेजी पर काम करना। पहले वो हमेशा छोटे छोटे और अर्जेंट कामों में उलझ जाता था, लेकिन आज उसने खुद को डिसिप्लिन रखा और पूरे दिन सिर्फ उस हाई वैल्यू टास्क पर काम किया। दिन के अंत में उसे एक अलग ही सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था।
उसे लगा कि उसने आज वाकई में कुछ मीनिंगफुल किया है। दिन बीतते गए और रोहित ने अपने रोजमर्रा के कामों को इस नई अप्रोच के साथ मैनेज करना शुरू कर दिया। वो हर दिन अपने हाई वैल्यू टास्क्स को सबसे ऊपर रखता और पहले उन्हें पूरा करता। उसने देखा कि अब उसकी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन दोनों ही बढ़ने लगी हैं। वो खुद को ज्यादा एनर्जाइज्ड और फोकस्ड महसूस कर रहा था। अब वो पहले की तरह रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं उलझता था। उसे पता था कि कैसे अपने दिन को प्रायोरिटाइज करना है और किस काम को पहले करना है। उसकी जिंदगी में एक नई क्लैरिटी आ चुकी थी जो पहले कभी नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद फिर वही व्यक्ति उससे मिलने आया। इस बार रोहित के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। उसने उस व्यक्ति से कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि हाई वैल्यू एक्टिविटीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना सीख लिया है और अब मैं पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइड महसूस कर रहा हूं। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा रोहित, अब तुम असली ग्रोथ के रास्ते पर हो। लेकिन याद रखना, ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी चैलेंजेस आएंगे और तुम्हें हमेशा अपने कामों को इवैल्यूएट और प्रायोरिटाइज करना होगा। रोहित ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अब तैयार हूं और इस बार मैं अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना जानता हूं। उस व्यक्ति ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, यही स्पिरिट है रोहित। हमेशा हाई वैल्यू एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। रोहित अब तक अपने जीवन में कई बड़े बदलाव कर चुका था। उसने टाइम ऑडिट किया, लो वैल्यू टास्क्स को डेलीगेट किया, हाई वैल्यू एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना सीखा और अब अपनी जिंदगी में एक नई स्पष्टता महसूस कर रहा था। उसका काम बेहतर हो रहा था, उसका फोकस शार्प हो चुका था और वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव महसूस कर रहा था। लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में बार बार उठता था, क्या ये सब कुछ है या इसके आगे भी कुछ है? एक दिन फिर से वही व्यक्ति उससे मिलने आया। इस बार वो कैफे की बजाय एक पार्क में मिले। दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठ गए जहां पेड़ों की छांव और हल्की हवा उन्हें एक सुकून भरा एहसास दे रही थी। रोहित ने उसे देखा और कहा, अब मैं अपने कामों को सही तरह से मैनेज कर रहा हूं, लेकिन अब भी एक सवाल मुझे परेशान करता है, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं सच में जीना चाहता हूं, या फिर मैं सिर्फ अपनी डेली रूटीन में ही उलझा हूं? वो व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा और फिर गंभीरता से बोला, तुम्हारा यह सवाल बहुत ही अहम है रोहित। तुमने अब तक बहुत कुछ सीखा और इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में रियल सेटिस्फैक्शन चाहिए तो तुम्हें एक और स्टेप उठाना होगा। तुम्हें अपने आइडियल लाइफ की एक क्लियर विजन बनानी होगी। विजन? रोहित ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, कैसे? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मार्टेल एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर जोर देते हैं, विजुअलाइज योर आइडियल लाइफ। इसका मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी का वो वर्जन इमेजिन करो जिसमें कोई भी लो वैल्यू टास्क तुम्हें रोक नहीं रहा है। सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई भी बेकार या नॉन प्रोडक्टिव काम नहीं होता तो तुम अपनी जिंदगी कैसे बिताते? तुम अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते? ये विजुअलाइजेशन तुम्हें एक क्लियर डायरेक्शन देगा कि तुम्हारी जिंदगी में और क्या बदलाव चाहिए। रोहित अब और ध्यान से सुनने लगा। उसे समझ में आ रहा था कि वो अब तक सिर्फ अपने कामों को मैनेज कर रहा था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी आइडियल लाइफ कैसी दिखती है। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, सबसे पहले तो तुम्हें एक शांत जगह पर बैठना होगा। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी लो वैल्यू काम नहीं होता तो तुम अपना समय कैसे बिताते? क्या तुम अपना सारा वक्त अपने पासन प्रोजेक्ट पर लगाते? क्या तुम अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताते? क्या तुम अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देते? तुम्हारी आइडियल डे कैसी होगी? ये सब सोचो और उसे विविडली इमेजिन करो, जैसे कि तुम सच में उसे जी रहे हो। रोहित अब बहुत फोकस्ड हो चुका था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल सिर्फ काम में सक्सेस पाना नहीं था। वो और भी कुछ चाहता था, ज्यादा मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, ज्यादा पर्सनल फुलफिलमेंट। उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या मुझे इसे लिखकर रखना चाहिए या सिर्फ माइंड में इमेजिन करना काफी होगा? वो व्यक्ति बोला, इमेजिन करने के साथ साथ इसे लिखना भी एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। तुम अपनी आइडियल लाइफ के बारे में एक विजन बोर्ड बना सकते हो। उसमें वो सारी चीजें लिखो और इमेजेस लगाओ जो तुम्हें इंस्पायर करती हैं। ये बोर्ड तुम्हें हर दिन याद दिलाएगा कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो।
तुम्हारा फोकस, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी प्रायोरिटीज, ऑल ऑफ दीज विल बिकम क्लियरर व्हेन यू हैव अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आइडियल लाइफ। रोहित ने सिर हिलाया और सोचा कि ये आइडिया कितना प्रैक्टिकल और हेल्पफुल हो सकता है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो जल्द से जल्द अपना विजन बोर्ड बनाएगा। उस व्यक्ति ने फिर से उसे समझाया, जब तुम अपनी आइडियल लाइफ को विजुअलाइज करते हो तो ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाता है। ये तुम्हें हर डिसीजन में गाइड करता है। तुम्हारे सामने जब भी कोई नया काम या अपॉर्चुनिटी आएगी तो तुम खुद से पूछ सकोगे, क्या ये मुझे मेरी आइडियल लाइफ के करीब ले जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो उसे प्रायोरिटी दो, और अगर नहीं है तो उसे इग्नोर करो। रोहित अब पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ चुका था। उसने महसूस किया कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होती। असली सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब तुम अपनी जिंदगी का एक क्लियर विजन बनाते हो और उसके मुताबिक डिसीजंस लेते हो। उसने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया और कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी को सिर्फ मैनेज नहीं कर रहा, बल्कि उसे सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अब अपनी आइडियल लाइफ को विजुअलाइज करूंगा और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लूंगा। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यही सही रास्ता है रोहित। अब तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आएगी और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी प्रायोरिटीज अपने आप सेट होती जाती हैं। विजुअलाइजिंग योर आइडियल लाइफ तुम्हें हर डिसीजन में गाइड करेगी और तुम देखोगे कि तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बैलेंस और सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। रोहित ने उस दिन घर आकर अपने लिए एक विजन बोर्ड बनाने का काम शुरू किया। उसने अपनी पसंदीदा मैगजीन से इमेजेस काटी, क्वोट्स लिखे और उन चीज़ों की तस्वीरें लगाईं जो उसकी आइडियल लाइफ का हिस्सा थीं। उसने देखा कि उसका विजन बोर्ड धीरे धीरे उसकी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट बनता जा रहा है। उसने बोर्ड पर कई चीज़ें लगाईं, एक पीसफुल होम, दोस्तों के साथ खुशियों के पल, फिटनेस गोल्स और एक सक्सेसफुल बिजनेस। उसने वो सब कुछ उस बोर्ड पर रखा जो उसकी जिंदगी में मीनिंगफुल था। हर दिन सुबह उठते ही वो उस विजन बोर्ड को देखता और उसे याद आता कि उसका अल्टीमेट गोल क्या है। कुछ हफ्तों बाद रोहित की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसकी डिसीजंस और ज्यादा क्लियर हो गईं, उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई और सबसे बड़ी बात, उसे अब अपनी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन महसूस होने लगी थी। अब वो सिर्फ काम के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि अपने हर डिसीजन को अपनी आइडियल लाइफ के हिसाब से ले रहा था। वो हर दिन उस विजन बोर्ड को देखता और खुद से पूछता, क्या ये डिसीजन मुझे मेरी आइडियल लाइफ के करीब ले जा रहा है? अब रोहित की जिंदगी में एक नई क्लैरिटी और मोटिवेशन आ चुकी थी। उसकी जिंदगी ऑर्गेनाइज थी, लेकिन अब उसके कामों में एक पर्पस था। वो अब खुद को सिर्फ काम के बोझ तले दबा हुआ नहीं, बल्कि अपनी ड्रीम लाइफ की ओर बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन फिर से वो व्यक्ति उससे मिला। इस बार रोहित के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने उस व्यक्ति से कहा, अब मुझे पता चल गया है कि मेरी आइडियल लाइफ क्या है और मैं हर दिन उसी के लिए डिसीजंस ले रहा हूं। अब मैं अपने काम में भी सेटिस्फाइड हूं और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। मुझे अब ये जर्नी और भी एक्साइटिंग लगने लगी है। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा रोहित, अब तुम सही दिशा में हो। याद रखना, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें हर दिन अपने गोल्स और विजन को इवैल्यूएट करना होगा और उसे अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से अलाइन करना होगा। लेकिन अब तुम प्रिपेयर्ड हो। रोहित ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब मैं प्रिपेयर्ड हूं और इस बार मैं सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि सेटिस्फाइड भी रहूंगा। कुछ महीने बीत चुके थे और रोहित की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो न सिर्फ अपने काम में तरक्की कर रहा था, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी संतुलन और खुशी महसूस कर रहा था। उसका बिजनेस अब स्टेडी ग्रोथ की ओर बढ़ रहा था और वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मोटिवेटेड महसूस कर रहा था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।